क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो भाई मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज इस लेक्चर के अंदर तुम्हें कुछ खास देने वाला हूं मैं। स्टार्टिंग में दूंगा ना, वो खास क्या है भाई। आज वैसे हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई। बहुत छोटा चैप्टर है, एटम से भी ज्यादा छोटा है ना। इस चैप्टर में मोटे मोटे अक्षर में अगर मैं बात करूं तो इसमें न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, हम मास डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे ना, ठीक है। न्यूक्लियस बनता कैसे इसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो क्या होगा ये बात करेंगे ना। तो इन सबको शुरुआत करने से पहले एक छोटी चीज बताता हूं। तुम लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, सर नोट्स कहां से डाउनलोड करें, ये बताओ वो सारी दुख दुविधाओं का सॉल्यूशन इस बारकोड को स्कैन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में नहीं डाला था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा भाई। अब इस टेलीग्राम के थ्रू तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी जो भी दुख दुविधा है वहां पे मैं बात करता रहता हूं बच्चों से, है ना। लोग टेलीग्राम लाइव भी करते हैं, सब वहां करता रहूंगा तुम लोगों से, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लेना। चलो अब आ जाओ भाई। अब शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लिया। क्या नाम है? न्यूक्लिया। वो नहीं है वो वाला न्यूक्लिया नहीं भाई है, ठीक है। न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई क्यों लिखा इसे, न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा? ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है, सोचने वाली बात है। न्यूक्लियाई ही क्यों लिखा है, न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा? न्यूक्लियस होता है सिंगुलर, न्यूक्लियाई होता है प्लूरल। तो बहुत सारे न्यूक्लियस की बात हो रही है इसलिए ना। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये एटम का सेंट्रल कोर होता है, सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम। इसके बारे में तो जानते, इसके बारे में पढ़ेंगे तब, पहले जान लेते हैं है कौन, है ना। ये रहता कहां है, क्या काम है इसका, सब जानेंगे धीरे धीरे ना। सेंट्रल कोर में रहता है भाई ये एटम की, है ना। ये कब डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग। डिस्कवर्ड, तो मैं याद है लास्ट चैप्टर में अल्फा स्कैटरिंग पढ़ाई थी। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग के दौरान ये ढूंढा गया था, ठीक है। इसका साइज क्या होता है भाई? साइज होता है 10 की पावर -15 अराउंड, इतना इसका साइज होता है। याद होगा तुम्हें, एटम का साइज 10 की पावर -10 था। न्यूक्लियस का लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी लिखा चुका हूं, है ना। मान लो अगर ये एटम है एक तुम्हारा, इसके सेंटर में बैठा होता है, सेंटर में यहां बैठा होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, दो चीज होती है, और यहां इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। अब इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं, इस सेंट्रल पार्ट के बारे में, सिर्फ इतना, ठीक है। लिखते चलो साथ साथ में, जो लिखवा रहा हूं मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा, आज मेरा गला थोड़ा खराब है। हम एक वर्ड का बहुत यूज करने वाले इस चैप्टर के अंदर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के एक नाम दे दिया गया, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम बार बार न्यूक्लियॉन बोलेंगे। जब भी मैं न्यूक्लियॉन बोलूंगा समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, क्या, ठीक है। फोर्थ एक चीज और, एक वर्ड, अच्छा फोर्थ तो ये हो गया ना, ये फिफ्थ है, सॉरी, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ। एक वर्ड लिखेंगे हम, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, हाँ न्यूक्लियाइड। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ZXA। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंटेशन को। यहां पे X क्या है? X है कोई भी एलिमेंट, चलो लिख भी देता हूं। Z है एटॉमिक नंबर, A है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और तुम्हारा X है एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट सिंबल। जैसे तुम्हें पता होगा 1H1 है, 2He4, ये सब पढ़े होंगे तुमने, 3Li6, 3 एटॉमिक नंबर, 6 तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर। डिफरेंस से पता चलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, है ना। लिख लो ये पेज, फिर आगे चलते हैं। और क्या लिख सकते हैं? एक और चीज और लिख सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ना। चलो पहले लिख लो इस पेज पे ना, फिर सारी चीज अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। लिख लिया? जितना एटॉमिक नंबर होता है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, जितना Z होता है, Z ध्यान रखना, जितना Z होता है, Z क्या है तुम्हारा? एटॉमिक नंबर, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ध्यान रखना, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखने की बात है। लेकिन एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल 1H1, ये क्या हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, तो देखो एटॉमिक मास नंबर 1 है, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये 0 है, ये हो गया। 8O16 ऑक्सीजन एलिमेंट की बात हो रही है, 8 प्रोटॉन नंबर है, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 16 - 8, यह है न्यूट्रॉन, 16 - 8, 8 और 8 16, आसान है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। गला बहुत ही खराब है हमारा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है लिख देता हूं यहां पे, एक और चीज लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, ये कुछ चीजें इस चैप्टर में याद करने वाली बहुत सारी चीजें। चलो अब एक स्टार लगा के, एटॉमिक मास इज अ वेरी very very small number, so we define some alternative unit of atomic mass। बताएंगे वो क्या, पहले एक गाथा लिख लो, देख लो भाई, लिख लो, ये पूरा पेज लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया भाई। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई जो एटॉमिक मास है ना वो बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, तो इसको कोई अलग तरीका, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढते हैं जिससे कि हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन कर पाए। तो इन्होंने बोला एक काम करो, पहले हेडिंग, अच्छा लिख लिया ना सबने, एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 6C12 एटम, इसको बोला 12 AMU। ध्यान से देखो क्या बोला, क्या कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो इसको बोल दिया 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं 12 AMU का मतलब है, या फिर यानी समझ में 12 AMU का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ C12 एटम, यही मतलब हुआ, हाँ ना बोलो। अरे मतलब जो कार्बन का 12 है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, क्या 12 AMU का मतलब इसका मास हो गया, यहां से 1 AMU निकाल सकते हो तुम, एक एटॉमिक मास। क्या मैं इसकी डिवाइड मास ऑफ C12 एटम की डिवाइड 12 से कर दूं, यानी इन्होंने क्या किया, कार्बन के एटम का मास निकाला जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 था और उसे 12 से डिवाइड कर दिया, इसको बोलने लगे नई यूनिट, ठीक है, इसको बोलने लगे नई यूनिट। अब जब इसे ढूंढ के देखा तो ये आया तुम्हारा लगभग 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसी को बोलना स्टार्ट कर दिया क्या, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। ये बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं, इसको 1 AMU लिखने लग गए हम, ठीक है। देख लो भाई, लिख लो, ठीक है, लिखो लिखो हो, लिख लिया। तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए ना, लिख देता हूँ अगले पेज पे, 1 2 3। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 समथिंग इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है तुम्हारा 1.6726 समथिंग इंटू 10 की पावर, लगभग बराबर ही होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, है ना। ये तीनों लिख लेना भाई, ये तीनों तुम्हें पता होनी चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आया वो आया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के भी अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। भाई आज का लेक्चर थोड़ा, मैं आई नो कि एनर्जी तुम्हें कम लग रही होगी मेरी, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा बच्चों, बहुत ज़्यादा गला दर्द है, पर मुझे लेक्चर देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेट नहीं कर सकता, है ना। चलो, तो 3 टाइप के होते हैं बेटा ना,
एक होते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोन्स और आइसोबार्स, ठीक है। एक होते हैं आइसोबार्स, एक होते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, अलग अलग। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो एक है 6C12 कार्बन का एटम, दूसरा 6C14, ये भी कार्बन का आइसोटोप है। यानी कार्बन रियलिटी में जो पाया जाता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता, हम पढ़ते ही हैं, है ना, ये नहीं होता, ये सबसे स्टेबल स्टेट होती है इसकी, है ना, सबसे स्टेबल स्टेट का कार्बन ये होता है। लेकिन कार्बन और भी तरीके, 6C13 भी पाया जाता है, 6C14 भी पाया जाता है ना, अलग अलग टाइप के कार्बन पाए जाते हैं। तो इनको बोलते, तुम यहां देखो आइसोटोप्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इज सेम, atomic number is same but atomic mass number is different. Atomic number is same but atomic mass number is different. ये याद रखना। आइसोबार इसका उल्टा होता है ना, आइसोबार इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसके अंदर एग्जांपल किसी का दूसरे का लेते हैं, चलो 6C14 अभी दिखाया, 7N14, देख लो जरा, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। मास एटॉमिक मास नंबर इज सेम but atomic number is different. यहां दोनों अलग अलग है, आइसोटोन में डिफरेंस सेम होगा, यानी न्यूट्रॉन सेम होंगे। चलो दिखाते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन एक और भी होता है ना, 7N15 भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है। 8O16, दोनों में डिफरेंस देखो, 15 - 7 8, 15 - 7 जो डिफरेंस आता है वो न्यूट्रॉन नंबर होता है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन नंबर इज सेम, न्यूट्रॉन नंबर इज सेम ओनली। यानी आइसोटोन्स क्या, चलो तीनों वापस रिपीट करते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है ना, ये सेम एलिमेंट के होता है। यहां मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहां दोनों ही डिफरेंट है, बस इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन सेम है, ये माइनस करके न्यूट्रॉन निकलता है, ये न्यूट्रॉन नंबर सेम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लो साइड होता है, देखो भाई 1 2 3। एक आइसोमर्स भी होते हैं पर वो हमारे सिलेबस में नहीं, चल फिर बता देता हूँ ना, चलो पहले लिख लो, ऐसे मानो बता देता हूँ, चलो ऐसे ही ना। आइसोमर्स क्या होते हैं, उनका एटॉमिक मास भी सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, बट दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है, यानी वो एनर्जी ऑर्बिट्स में अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं, बस ये होते हैं आइसोमर्स, और कुछ नहीं। ठीक है, आइसोमर्स ये होते हैं। अब अलग अलग यूनिट हमने पढ़ी है ना, डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहली यूनिट हमने आज पढ़ी 1 AMU पढ़ी, विच इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है ना, ऐसे होती है 1 MeV, एक 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो भाई, ये अलग अलग यूनिट होती है भाई। ठीक है, हमें जरूरत है इसकी, बताऊंगा क्यों जरूरत है ना, हमें इनकी जरूरत है। 1 AMU पढ़ ली, ये पढ़ ली हमें, क्योंकि 1 इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तुमने सुना है, इसलिए जरूरत है। E इक्वल्स होता है MC स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ना, आइंस्टाइन साहब बाबा ने दिया था, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है ना, 931.5 MeV। एक AMU के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, एक एटॉमिक मास यूनिट इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। कैसे निकालोगे, मास पुट करो 1 AMU, देखो दिखा रहा हूं कैसा ही है ना,
एनर्जी इक्वल्स टू मास 1 AMU। 1 AMU कितना होता है? ठीक है, मल्टीप्लाई मास C। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा जूल में, और जब तुम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, इसका मतलब ये बेसिकली एक एटॉमिक मास यूनिट इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, देख लो भाई, क्लियर? ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर का साइज कितना होता है, फिर न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ेंगे ना। न्यूक्लियर साइज मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियस की साइज की बात हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियस की साइज। अब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर, बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है ना, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस उसके अंदर, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली, एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर के ज्यादा। अब न्यूक्लियस को हम सर्कुलर मानते हैं, तो मान लो 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या है, न्यूक्लियस साइज, कितनी रेडियस उसकी, इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर ए। ठीक है, ए से डिनोट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में क्या, देखो यही हुआ ना। क्या ये भी कांस्टेंट है, तुम ध्यान से देखो तो ये भी प्रोपोर्शनल में काउंट हो जाएगा। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू हुआ एक्चुअल में ए। जब क्यू बटेगा इधर पावर आएगी 1/3, यहां लिख रहा हूं ना, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। देख लो भाई, देखो हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ढूंढ रहे भैया ना। ठीक है, अब जैसे ही तुमने यहां प्रोपोर्शनल हटाया तो यहां पे कांस्टेंट आता है आर नोट। पिछले चैप्टर में भी था, वो अलग था, है ना। ये देख लो, नोट कर लो, यहां से हम आर नोट की वैल्यू निकाल सकते, पता है ना तुम्हें। आर नोट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, लिख लो भाई, लिख दू आर नोट की वैल्यू लिख लो, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये होती है भाई आर नोट की वैल्यू ना, कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का। रेडियस निकल गया तो सब कुछ निकाल सकते हो तुम, लिख लो, है ना। जैसे ऐसी न्यूक्लियर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं हम, जैसे न्यूक्लियर साइज निकाला ऐसी न्यूक्लियर डेंसिटी निकालते चलो। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मुझे बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, होती है। मास क्या है, मास क्या है, मास 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 मास। माइक लगाया ना, एक बार मेरी पिछली क्लास गड़बड़ हो गई थी, माइक नहीं लगाया था, आधी क्लास रिकॉर्ड हो गई थी, पता तुमने देखी होगी, है ना। चलो भाई देखो क्या चेंज करें यहाँ पे, वॉल्यूम कर लेते हैं चलो। 4/3 पाई आर क्यूब। जरा सोचो, अगर मैं बोलूं एक एटॉमिक, एक नंबर की बात हो रही है, मतलब कैसे बताता हूं। कोई एक नंबर वाला, एटॉमिक नंबर वाला, उसका मास हो गया मान लो ए, 2 वाले का हो गया 2a, 3 वाले का हो गया 3a। ऐसे ही, या फिर सोचो, एक और तरीका बताता हूं। एक एटॉमिक मास नंबर का मास हो गया m, 2 का हो गया 2m, 3 का हो गया 3m। अब मान लो किसी का एटॉमिक मास नंबर a है तो उसका मास am, तो m की जगह क्या लिख दूंगा, am। देख लो भाई, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, डेंसिटी निकालनी ना। एक चीज नोटिस करो, m कांस्टेंट है ना, m कांस्टेंट है, आर नोट कांस्टेंट है। ठीक है, देख लो ये वाला भी देख लो, तुमने अगर नोट ना किया हो तो। और क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे। चलो इसे एक काम करो, इस आर क्यूब की वैल्यू तुम्हें पता है, आर की जगह ये था, तो आर क्यूब कितना होगा, दोनों तरफ क्यूब, तो आर नोट का क्यूब और पावर ए हो जाएगी, क्यूब हट जाएगा। क्या लिख सकता हूं आर क्यूब की जगह वहां, है ना। चलो देखते हैं, 3 ऊपर ले जाओ, 3m, यहां ए, आर क्यूब की जगह देखो
आर नोट का क्यूब ए, क्या ए से ही कट जाएगा? क्या डेंसिटी आई 3m/4 पाई आर नोट क्यूब। एक एटॉमिक मास नंबर की मास था m, वो तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और आर नोट भी कांस्टेंट। क्या डेंसिटी कांस्टेंट आ गई? हाँ ना बोलो, क्या डेंसिटी कांस्टेंट आ गई? इसको अगले पेज पे लिखूंगा ना, लिख लो 1 2 3 एन को, लिखो लिखो 1 2 3 एन। लिख लो यहाँ पे लाइन एक। डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। न्यूक्लियस की डेंसिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती। देखो जरा, न्यूक्लियस की डेंसिटी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है ना। इसके बाद आते हैं, तुम्हें पता है न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग तरह की फोर्स होती है ना। फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बहुत ज्यादा वीक फोर्स होती है, तो वो नेग्लिजिबल है, पर होती तो ये तो हर जगह अगर मास है तो। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज अंदर तो भी होगी, अरे प्रोटॉन तो है ही। तीसरी होती है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं इसे ना। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी बहुत खास बातें होती हैं, शायद मैंने लिख रखी है यहाँ पे ना, हाँ ये लिख लिया ना 1 2 3 एंड गो। पहला, एक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लगभग 100 गुना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखो अगर ये ना होती तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं दो कई सारे प्रोटॉन, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते और न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता। पर न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उन्हें होल्ड करके रखती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स पता ना क्या बताया था अभी, बताओ, इज लेस देन 0.8 Fermi, then this force is greater than 0.8 Fermi, then 8 Fermi, then this force attractive in nature। देखो अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन समझ गए ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर, एक न्यूक्लियॉन, अगर उनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम है, ज्यादा है सॉरी, ज्यादा है तो ये अट्रैक्टिव नेचर, एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं अपनी तरफ, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन अगर 0.8 से कम हो गया तो नहीं खींचते, तब रिपल्सिव हो जाती फोर्स। तो लिख लेना वाइस वर्सा। डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती। ये चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता चार्ज कौन सा है, ठीक है। इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। इस वाले पॉइंट को बल्कि हटा दो ना, ठीक है। लिख लो भाई, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो भाई। और क्या क्या होती है? फिफ्थ, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। न्यूक्लियॉन्स spin in same direction have stronger bond। तो ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन जिनका सेम रहता है उनके बीच में इस फोर्स ज्यादा होती है ना। चलो भाई लिख लिया। लिखो लिखो ओ, लिखो लिखो। चलो भाई अब एक है मास डिफेक्ट, है ना। इसके बाद एक टॉपिक आता है, क्या नाम है भाई जिसका, मास डिफेक्ट।
मास डिफेक्ट समझते हैं। सबको ये समझ में आ गया न्यूक्लियर फोर्सेस होती है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस समझ में आ गया। न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि कैसी फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना ना, जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं वो ज्यादा स्टेबल, जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह भी अनस्टेबल होते हैं, छोटे छोटे भी, है ना। जो सेंट्रल एटम होते हैं, जो बीच वाले न्यूक्लियाई है ना, वो काफी स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके यहाँ न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा। देखो सोचो, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस, सोचो इस पे इधर से कोई अटैक कर सकता है, इधर से कोई अटैक, मतलब ये बहुत अनस्टेबल होता है ना। लेकिन एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, यहां पे इसके न्यूक्लियस, यहां, ये मीडियम मास के न्यूक्लियस होते हैं, ये काफी स्टेबल होते हैं। देख रहे हो कितनी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। लेकिन जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, बहुत बड़े, तो उनमें ये मान लो ये बाहर रह जाते हैं ज्यादा, है ना। अंदर वालों में फोर्सेस होती है मान लो ये, और है ना, तो अंदर वालों में मान लो फोर्सेस हैं, यहां बाहर रह जाते हैं, है ना। तो बड़े न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं, छोटे भी। मीडियम मास वाले न्यूक्लियस थोड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है समझते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक चीज चेक करी बहुत तगड़ी, क्या? उन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन देखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा, और दोनों को ऐड किया। तो लेट्स से एक्स अमाउंट आई, है ना, जो भी अमाउंट आया, अलग अलग न्यूक्लियस के साथ नहीं। अब बेसिकली सबको पता है कि न्यूक्लियस जो मिलके बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस, है ना। तो इन्होंने पहले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मास चेक किया, फिर इन्होंने चेक किया न्यूक्लियस का मास। तो होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि दोनों का मास इक्वल आना चाहिए था भाई। अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकाला, फिर उन्हें जोड़ के एक न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस का मास निकाला, होना चाहिए था इक्वल। बट रियलिटी में ये आया, रियलिटी में कुछ ऐसा आया, मतलब कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग निकालते हैं तो वो मास ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। द डिक्रीज इन मास when mass measured of nucleus है ना, the decrease in mass when mass measured of nucleus in comparison to mass measured of neutron and proton separately is called mass defect। हुआ क्या बेसिकली कि भाई जब अलग अलग इन दोनों का मास चेक किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं, मान लो प्रोटॉन का मास x और न्यूट्रॉन का मास y मिला के आया x प्लस वाई, ठीक है। फिर अकेले न्यूक्लियस का मास लिया तो ये वाला मास ज्यादा था। तो इससे ये बात पता चली कि भैया इसका मतलब यहां पे एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि जब न्यूक्लियस अलग था, मतलब सुनो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग थे, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना एक साथ, आपस में मिलते हैं तो बाइंड हो जाते हैं, है ना। जब आपस में मिलते हैं तो बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं एक साथ। तो ये एक दूसरे के साथ मिलते हुए, मेलजोल बनाते हुए, है ना, एक दूसरों की खामियों को निकाल देते हैं। ऐसे फील करो, दो लोग अलग अलग रह रहे थे, अलग अलग खर्चा हो रहा था, अलग अलग खाना वेस्ट भी जा रहा था, दोनों एक साथ मिलकर आगे रहने लग गए घर में। अब उनका खाना वेस्ट होना था जो बंद हो गया, ऐसे फील कर सकते हैं। लेकिन उन्हें मिलने के लिए आपस में एक प्यार वाली एनर्जी को मैं एक दूसरे को बांधना पड़ा, है ना, ठीक है। तो जब भी दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आके मिलते हैं तो इसे बोलते हैं बाइंडिंग, ये बाइंड हो गए। इस टाइम पे ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास। आइंस्टाइन बाबा की इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी मास इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब भी आपस में आके मिलते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास। इसी को बोला गया मास इफेक्ट, है ना। यानी बोला गया कि दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं तो वो मिलते वक्त, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मास। इसी को बोला गया मास डिफेक्ट, ठीक है। अब मास डिफेक्ट तुम निकालोगे कैसे? फॉर्मूला भी लिखते हैं, चलो। मान लो मुझे मास डिफेक्ट निकालना, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट कर रहे हैं भाई।
ये पता है इनके टोटल मास में से ये मास माइनस होना है, ये तो समझते हो, इनके टोटल मास में से ये मास माइनस होना है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस तो माइनस होना है, समझ में आ गया। माइनस किस में से? मान लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, तो Z ले लेते हैं, पता है तुम्हें, Z ले लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं Z मास ऑफ प्रोटॉन, लिख सकता हूं ऐसे? हो सकता है मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें फिक्स पता है ना, हो सकता है एटॉमिक नंबर 1 हो सकता है एटॉमिक नंबर 2 हो, तो उसमें एक एटॉमिक नंबर तो एक प्रोटॉन तो एक मास, दो तो यहां पे 2 आ जाएगा ना, प्लस किसका, न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का पहले नंबर देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है, उसके न्यूट्रॉन का मास उसके अकॉर्डिंग, तो न्यूट्रॉन का नंबर मान लो A-Z से डिनोट करते, पता होगा तुम्हें, और मास ऑफ न्यूट्रॉन। देख लो भाई, क्या ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला समझ में आया? चलो दोबारा सुनो। बेसिकली मान लो अगर मैं बोलूं लिथियम की बात हो रही है, क्या 3 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास ये, तो 3 का मास ये है ना, प्लस 3 न्यूट्रॉन का मास, क्या 3 न्यूट्रॉन, अरे बेसिकली वहां पे एटॉमिक नंबर 3Li6, तो 6 माइनस 3 A-Z, एटॉमिक मास, अरे ये होता है ना A-Z, क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस कर दूं मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या यही आया मास डिफेक्ट? समझ में आया कैसा आया फॉर्मूला? क्लियर हुआ? लिखो भाई साहब, क्लियर हुआ? आसान था है ना, क्लियर था भाई, भाई रे भाई तू क्लियर। चलो अब यहीं पे आती है बाइंडिंग एनर्जी, इसी उसमें ना, बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of a nucleus while neutron and proton bind together, है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस वाइल न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन आर बाइंडिंग टुगेदर, है ना, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी E इक्वल्स टू mc² होता है फॉर्मूला, तो m की जगह के डेल्टा m लिख दो, क्यों, यही तो वो मास है जो रिलीज हो रहा है, इसी मास की वजह से जो यही मास है तो जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा बाद में, ये कहलाई तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा ई लिख देता है। डेल्टा ई लिखो चाहे ई लिखा रहने तो ये तुम्हारी श्रद्धा है भाई, ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। लिख लो भाई। एक यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है पैकिंग फ्रैक्शन का, वो लिख लेना, वो सीयूईटी में पूछा जाता है, बोर्ड्स में नहीं। पैकिंग फ्रैक्शन करके एक चीज होती है, ये होता क्या बेसिकली, मास डिफेक्ट अपॉन एटॉमिक नंबर, मास डिफेक्ट अपॉन एटॉमिक नंबर, ये सीयूईटी के लिए एक फॉर्मूला जो तुम्हें पता होना चाहिए, मास डिफेक्ट अपॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये एनर्जी रिलीज हुई किसके दौरान, ये एनर्जी रिलीज हुई उसके दौरान जब न्यूक्लियस बना। क्या इतनी ही एनर्जी अगर मैं वापस दे दूं न्यूक्लियस को तो वो टूट भी जाएगा? क्या वो टूट भी जाएगा, हाँ ना बोलो, सोच के देखो। ये एनर्जी रिलीज हुई किस चीज के दौरान, जब न्यूक्लियस बना। क्या मैं बोल सकता हूं एनर्जी, दिस एनर्जी is also required to break a nucleus into its constituents न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ ना बोलो। क्या तोड़ने में भी काम आएगी एनर्जी? अरे जितनी एनर्जी बांधने के काम आ रही उतनी तोड़ने काम आएगी, सही बात है, सेम ही तो है, खत्म। देख लो भाई। तो यहां पे भी ग्राफ आता है छोटू सा, किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे कैसे लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन मतलब एटॉमिक नंबर है ना, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
न्यूक्लियन का मतलब पता है ना तुम्हें क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है रियलिटी में जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, उन्हें तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, उन्हें भी तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। लेकिन जो बीच वाले होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन बिल्कुल बीच में आता है ना, 28 29 अराउंड इसका है ना, 28 है शायद आयरन का। ठीक है, मास इसका 56 होता है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है ये याद रखने की चीज है, वेरी स्टेबल न्यूक्लियाई, टू ब्रेक इट there is a need of 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एनर्जी। एक आयरन को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे लिखी भी है ना, देख लो। देखो यूरेनियम फिर वापस से नीचे आ गया, ये देखो नीचे इनकी एनर्जी कम है ना। देख लो भैया, ये ग्राफ बना लेना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना। आयरन को मोस्ट स्टेबल बोलते हैं, ठीक है, लिख लो भाई। लिख लिया लिख लिया लिख लिया। चलो यहाँ देखो, तो ऑब्जर्वेशन में क्या कह रहा है भाई? ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि लाइटर न्यूक्लियाई एंड हेवियर न्यूक्लियाई आर नॉट स्टेबल। कह रहा है लाइटर न्यूक्लियाई एंड हेवियर न्यूक्लियाई आर नॉट स्टेबल। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, है ना। कह रहा है Fe इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर विद वैल्यू इतना 8.8 के आसपास, है ना। The peaks in the graph show that these are nuclei more stable than their neighboring nuclei. Binding energy per nuclei is most constant in the range of इतना। कह रहा है ये बीच वाले जो है ये स्टेबल होते हैं, 30 से पहले वाली भी अनस्टेबल, 170 से बाद की भी अनस्टेबल। ठीक है, ये रहे तुम्हारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो चलो इनके ऊपर कुछ एक चीज बताता हूँ, हेडिंग डालो, न्यूक्लियर फिजन। एक चीज होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीज होती है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वहां पे ये काम करती है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियर, ब्रेकिंग ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियर, ब्रेकिंग ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। एग्जांपल के यूरेनियम 238 होता है ना, यूरेनियम की टक्कर अगर एक न्यूट्रॉन से कराई जाए, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन और निकालता है। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन प्लस बहुत सारी एनर्जी। ये तुम्हारा यूरेनियम का जो बॉम्ब होता है ना उसमें काम आती है ना। तो बेसिकली 92 235, अच्छा यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो 92U235 वाला ले लो, 56 46 36, ये 56 36 ले लो। ठीक है, 144 और ये 86, 8 4 144 और 86 नहीं होना चाहिए, 88 होना चाहिए ना। 144 और 86, मुझे सोचने तो मुझे 144 और 86 कितना हो रहा है? 230, तो 5 निकले ना फिर तो, है ना। 146 कर लो इसे, 3 न्यूट्रॉन है ना, ये करो। ठीक है, तो तुम्हारा ये न्यूक्लियर फिजन है ना। इसके ऊपर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, बता दूंगा अभी कैसा होता है ना। न्यूक्लियर फिजन क्या है भाई? when two heavier nuclei bind together to form a heavier nuclei, to form a heavier nuclei। ये चीज पता कहां हो रही है? सन के अंदर यही रिएक्शन हो रही है। एक हीलियम का, एक हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम और एक ट्रीटियम, या आइसोटोप्स हैं इसके हाइड्रोजन के ना, 1H2 1H3, ये दोनों मिलके बना रहे हैं हीलियम 2He4। 3O25 एक भाग बाहर है ना, एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन।
ये सन के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, और इसके लिए हमारे सिलेबस में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 2 3 एंड गो, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट करके है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं। एक शर्नोबिल का तुमने पावर प्लांट सुना था? शर्नोबिल का पावर प्लांट, है ना, इसकी स्टोरी जरूर पढ़ना। यहां पे बेसिकली क्या होता, पुराने जमाने में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते थे ना, देखो यहां पे क्या होता है, अंदर न्यूक्लियर की रोड्स रखी हैं, ये न्यूक्लियर रोड्स है ना, यूरेनियम, यूरेनियम रोड्स, ठीक है। और यहां पे ना पानी भर के रखते हैं फॉर कूलेंट, पानी भर के रखा जाता है ना। और यहां पे होती है बोरोन रोड्स, बोरोन रोड्स। तो बेसिकली तीन चीज, हमें डायग्राम वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं यूरेनियम रोड से, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे पानी होता है वो गर्म होता है। उस पानी को हम कहीं दूसरी जगह भेजते हैं और वो पानी बाकी जगह जाके, पानी यहाँ जाता है ना, वो पानी इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसकी वजह से स्टीम पैदा होती है, भाप, और भाप बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है। तो भाप क्या करती है, आगे टरबाइन को घुमा देती है, तो हम थर्मल एनर्जी यूज कर लेते हैं। अल्टीमेटली टरबाइन को घुमाना होता है तो थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, थर्मल एनर्जी की हेल्प से तो हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पे ना एक चीज होती है मॉडरेटर। कभी भी हमें रिएक्शन को फास्ट करना तो उसकी जरूरत होती है मॉडरेटर की, है ना। तो पहले ग्रेफाइट को एक मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता था, है ना, ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है ना। अब वाटर को कर लेते हैं, है ना। पहले दो चीज होती है, कूलेंट, एक मॉडरेटर, है ना। एक होता है कूलेंट, एक होता है मॉडरेटर, बताता हूं। एक होता है कूलेंट, जो पहले कूलेंट भी था ही नहीं, है ना, और एक होता है मॉडरेटर, जो मॉडरेट करता है रिएक्शन को, है ना, मॉडरेटर। कूलेंट अब वाटर का काम करता है, मॉडरेटर ग्रेफाइट, है ना। तो ये रिएक्शन अगर स्लो होती है तो उसे फास्ट कर देता है। एक होती है बोरोन रोड्स, कभी कभी रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है, बहुत सारे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तीन तीन रिलीज हो रहे हैं, तुमने देखा न्यूक्लियर फिजन के अंदर, लेकिन हमें एक ही न्यूट्रॉन की जरूरत है। तीन न्यूट्रॉन अगर अलग अलग जब बॉम्बार्ड होने लगे तो चेन रिएक्शन हो जाती है भाई, ठीक है। तो उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल रखने के लिए तो हम बोरोन रोड्स का यूज करते हैं। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। बोरोन रोड्स, मॉडरेटर, कूलेंट। कूलेंट वाटर का काम, जब हद से ज्यादा स्टीम बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, हद से ज्यादा अनस्टेबल हो जाए, तो कूलेंट का काम आता है, पानी से ठंडा करने का काम आता है। ये वैसे पहले सिलेबस में था, पूछा नहीं जाता। अब कभी कभार पूछेगा तो पूछ लेगा बोरोन रोड्स क्या करती हैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने काम करती है, न्यूट्रॉन को निकालती है, ऐसा मान लो न्यूट्रॉन को हटा देती है रिएक्शन से ना। मॉडरेटर क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट या स्लो, ये ग्रेफाइट का काम है। कूलेंट जो वहां पे अंदर पूरी गर्मी को ठंडा करता है, वो कूलेंट मतलब वाटर है यहाँ पे। तो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पढ़ाते नहीं है, मैंने इसलिए पढ़ा दिया, अभी तुम्हें पता होना चाहिए ना। चलो, ये मैंने तुम्हें लिखा रखा भाई, न्यूक्लियर फिजन और वगैरह ये हो गया ना, ठीक है। चलो भाई, ये हो चुका है, ये हटा दो, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालो अब, रेडियो एक्टिविटी। अब हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस एमिशन of radiations from unstable nuclei is called radioactivity. And these unstable elements named as radioactive elements, जिनकी स्टडी करते हुए मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, है ना, लेकिन वो अपनी जिंदगी को उन्हें त्यागना पड़ा, क्योंकि ये रेडिएशंस उनकी बॉडी में बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर चुकी थी। बेसिकली स्टार्टिंग में बैकरल साहब थे, हेनरिच बैकरल, उन्होंने इनके बारे में स्टडी की थी, है ना। इवन लोग पहले ना थोरियम, रेडॉन, है ना, इन सबको डेली लाइफ में यूज करने लगे थे। इनकी गलत पब्लिसिटी हो गई थी, मार्केटिंग हो गई थी, लोगों को लगता था अच्छी चीजें, उल्टा, है ना। थोरियम के गद्दे बनने लगे थे, है ना। रेडन की टैबलेट्स बनने लग गई थी, है ना। रेडॉन की सॉरी वाटर बनने लग गया था, है ना। यूरेनियम की टैबलेट्स बनने लग गई थी दवाइयों में, है ना।
लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब होता क्या, बताता हूँ। ऐसे मानो कोई चीज, एक ग्लास है, इसमें से रखे रखे रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो रेडिएशंस इतनी हार्मफुल होती हैं, उनमें से गामा रेज, अल्फा रेज, ये सब निकलती हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, हमारी जीन्स को भी तोड़ दे, मतलब पता नहीं जीन्स में भी इतना हार्म कर देती है कि लोगों को कैंसर भी हो जाता है ना। ठीक है, तो ठीक है। और अच्छा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन ही दिखाते हैं, अनस्टेबल है ना, जो बड़े बड़े होते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे एक चीज आती है, रेट ऑफ डिके। क्या आता है, रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके क्या है, कोई भी चीज खत्म होती जा रही है, किस रेट से खत्म हो रही है ना। रेट ऑफ डिके, कोई चीज खत्म हो रही है ना। तो रेट ऑफ डिके इज व्हाट, dn बाई dt, माइनस में लिखना dn बाई dt। dn बाई dt का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, रेट ऑफ डिके पढ़ा रहा हूं ना। रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके का मतलब क्या बेसिकली, कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल उसका डिके हो रहा है टाइम के साथ, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कि वो ऑलरेडी कितना अमाउंट था। फॉर एग्जांपल, किसी कितना बड़ा एलिमेंट था, वो उतना ज्यादा तेजी से डिके होता है। तो dn बाई dt, यहां पे एक फॉर्मूला आता है, माइनस इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन। ठीक है, ये लेमडा को लेमडा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। लेमडा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रेट ऑफ डिके, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, किस रेट से खत्म हो रहा है, उसका फॉर्मूला है माइनस लेमडा एन। एन मतलब वो इनिशियली कितना था। ठीक है, इनिशियली वो कितना था। इसके एक और फॉर्मूला है एन का, यहाँ पे वो हमारे सिलेबस में नहीं, पर मैं लिखवा तो केमिस्ट्री में वो एन इक्वल्स टू एन नोट ई माइनस लेमडा टी, है ना। ये एक फॉर्मूला केमिस्ट्री का है। ये केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर, वहां पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर ये वाली चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, लिख लो भाई जल्दी से, है ना। एक यहाँ पे हाफ लाइफ, एक चीज आती है हाफ लाइफ, छोटा सा एक टॉपिक है हाफ लाइफ। अच्छा, कार्बन डेटिंग में काम आती है सारी चीजें, कि कोई चीज कितनी पुरानी है, उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है, तुमने सुना होगा, है ना। वो इसी से पता चलता है ना। एक चीज आती है हाफ लाइफ, एक फॉर्मूला। हाफ लाइफ मतलब कि किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है, उसका फॉर्मूला ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी एलिमेंट की आधी जिंदगी कितनी है, उसके लिए, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला ये है टी हाफ, है ना। यहाँ पे टी अपॉन टू मत लिखना है, मैंने गलती से लिख दिया। टी हाफ लिखने का तरीका ये टी हाफ, ये टी हाफ, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, है ना। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, सिर्फ रेडियो एक्टिव की बात हो रही है ना। अब डीके भी अलग अलग तरीके के होते हैं भाई, है ना। डीके भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लिख लो डीके भी अलग अलग। अरे भाई हो जा, डीके 3 टाइप के होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके लिख दो, बल्कि रेडियो एक्टिव। अच्छा, इसके ऊपर एक तगड़ी चीज बताता हूं तुम्हें। तुमने सुना है एक, क्या नाम उसका, एक सैटेलाइट है, उसका नाम भूल गया मैं, 1970 में लॉन्च की थी। अभी वो हमारे अर्थ के उसे पार कर चुकी है, हमारे अर्थ नहीं सॉरी यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स पार कर चुकी है जस्ट, है ना। सोचो इतनी दूर है तो सन, वो सोलर एनर्जी से तो चल नहीं रही, वो इसी से चल रही है। उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो खुद डिके हो रहा था और एनर्जी जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो चल रही थी। अब तक इमेजेस वगैरह में भेज रही थी, है ना। उसका मैं नाम भूल गया, क्या है यार, 2 है वो, 2 सैटेलाइट है, सॉरी भूल गया। चलो कोई बात बता दूंगा। एक होता अल्फा डीके, एक होता बीटा डीके, एक होता गामा डीके। ठीक है, अल्फा डीके बेसिकली और कुछ नहीं है, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलता है इसके अंदर। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलता है। जब कोई भी एलिमेंट का अल्फा डीके होता है तो उसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकलती रहती है। बीटा डीके, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। जब बीटा डीके होता है तो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलती है। ठीक है, और गामा में निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब गामा डीके होता है किसी का भी, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये तभी होता है जब कोई ठीक है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं निकलता है, हीलियम निकलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसकी इक्वेशन हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे, है ना। ठीक है, बीटा डीके भी, क्योंकि तुम्हारे 2 होते हैं, बीटा डीके भी तुम्हारे 2 होते हैं। एक होता है बीटा नेगेटिव डीके, एक होता है बीटा नेगेटिव डीके। इसमें निकलता है इलेक्ट्रॉन,
एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके, इसमें निकलता है तुम्हारा पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसमें निकलता है पॉजिट्रॉन। ये लिख लो ये वाला पेज, है ना, देख लो भाई। इनकी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो तुम, है ना। कोई पार्टिकल है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हीलियम बचता है, वही हीलियम का न्यूक्लियस ही किया जाता है अल्फा डीके, है ना। ये कोई पार्टिकल है बीटा डीके में, इसमें से तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है भाई, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें, बस यही और कुछ नहीं है ना। ये तुम्हारी रेडियो एक्टिव डीके। 3 टाइप के होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ये था तुम्हारा न्यूक्लियाई चैप्टर भाई साहब, बहुत छोटा सा चैप्टर आई नो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे तुम्हें बतानी थी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए भाई उनके लिए, कोई भी बच्चा अगर बीच में से इन टॉपिक्स को, लेक्चर्स को देख रहा है, वो प्लीज जहां है वहीं पॉज करे और पहला लेक्चर जरूर देखे, वेव ऑप्टिक्स जरूर देख ले। अब इसके बाद एक और चीज तुम लोगों को, एक और चीज ध्यान रखनी है भाई, वो एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो अगले 2 चैप्टर बचे, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, सुनना ध्यान से ना, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन। अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं। सेमीकंडक्टर चैप्टर और कम्युनिकेशन, ये दोनों थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है दोनों, है ना। इनमें न्यूमेरिकल वगैरह जैसी कोई ज्यादा चीज है नहीं, थ्योरेटिकल, ये तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ये चैप्टर हर जगह से कट चुका है, सिर्फ सीयूईटी में आता है। ये चैप्टर मैं कराऊंगा अब तुम्हारा मार्च के एंड में, ये चैप्टर मार्च एंड में दूंगा मैं तुम्हें। ये चैप्टर दिया जाएगा तुम्हें जनवरी एंड में। क्यों जनवरी एंड में, रीजन बताता हूं इसका। अब तुम लोग देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे उन्हें तो कोई जल्दी है नहीं कि दोनों चैप्टर जल्दी दे दो। ये जल्दी है बोर्ड्स वाले बच्चों को, है ना। बोर्ड्स वालों का न्यूक्लियर चैप्टर तक हो गया, सेमीकंडक्टर कब दूंगा, जनवरी एंड में। क्यों दूंगा, इसका रीजन है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है 20 फरवरी 21 फरवरी का ना। सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो बिल्कुल एंड में दूंगा। अब तुम्हारी 2 हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारा सिर्फ काम इतना है, जितना तुमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा सारा रिवाइज करो वापस से। जनवरी एंड में सेमीकंडक्टर दूंगा और कम्युनिकेशन चैप्टर में दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सीयूईटी में आता है, ये कहीं नहीं आता ये चैप्टर, ना ये नीट में आता है ना, ठीक है, ना जेईई मेंस में आता। ये चैप्टर सिर्फ आता है तुम्हारा एडवांस में आता शायद, है ना, हाँ, और तुम्हारा सीयूईटी में। तो पहले बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, ये चैप्टर मैं तब प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ठीक। आई होप कि सबको ये बात क्लियर होगी। छोटा चैप्टर था न्यूक्लियाई, मैंने एक्चुअली सोचा था न्यूक्लियाई और एटम्स दोनों एक ही साथ करा देता हूँ, फिर मैंने सोचा ठीक है अलग अलग करा देता। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत दिन बाद। चलो बाय।